वंस अगेन आई वेलकम यू इन सोशल साइंस क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल साइंस में हम लोग पॉलिटिकल साइंस है जो चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें कि पावर शेयरिंग के बारे में पिछले 5 या 4 लेक्चर में हम लोगों ने उस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसको डिस्कस किया, उसको स्टडी किया। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद बाकी के जो भी सेगमेंट है चैप्टर के बचे हुए उसको हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, लगभग पिछले 20 साल के टीचिंग करियर में मेरे सामने तमाम इस तरीके के केसेस आए हैं कि एक बच्चा है जो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। उसकी तुलना में एक दूसरा बच्चा है जो उससे कम मेहनत करता है लेकिन उसके मार्क्स पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो हमारी प्लानिंग है वो सबकी बराबर ही होती है, लेकिन मेन डिफरेंस आता है कि जो हम लोगों ने प्लानिंग की है वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पीक कर जाते हैं, पूरे साल इतना अच्छा नहीं कर पाते और बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर जाते हैं। कुछ इसी तरीके के डिस्कशन आज हम लोग इसमें करेंगे। तो अगर हम सोशल साइंस की बात करें, कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं और उसी डिस्कशन के साथ जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग, उसके जो भी हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लगभग अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें, वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में एक अलग से एक लेक्चर में आपको बताया जाएगा। लगभग 16 क्वेश्चंस हैं प्रेजेंट टाइम में, लगभग 16 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप आते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और जो विगत वर्षों में पिछले कई सालों में रिपीट के तौर पे बार बार एग्जाम में अलग अलग सेट में अलग अलग रीजन में सीबीएसई के आए हैं, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर वे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है कि किस तरीके से हम ऐसी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ पाएँ। आपने कई बार देखा होगा, आप एक क्वेश्चंस को याद करते हैं और 4-5 बार याद करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन याद नहीं रहता। इसके तुलना में अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर की कोई खबरें पढ़ते हैं और लगभग पूरा पेज पढ़ते हैं और शाम को आपसे कोई पूछने लग जाए कि भाई न्यूज़पेपर के फलाने पेज पे क्या था, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये खबरें थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन को आप 10 बार रिपीट करते हैं, उसका आंसर नहीं दे पाते, और न्यूज़पेपर की खबरों को आप एक बार पढ़ते हैं वो सारी अचानक से आपको याद होती है। ये सारा का सारा जो इशू है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट आवर इंटरेस्ट इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोगों को अपना जो इंटरेस्ट है वो बनाना पड़ेगा। अगर हम इंटरेस्ट नहीं बना पाएंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें देखना है। नंबर 1 चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट जैसे ही क्रिएट होता है, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी सोशल साइंस का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, तीन खंडों में होता है, 4 भागों में होता है, 5 ग्रुप में होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपका मैप क्वेश्चन होता है, आपके पैसिव और पैसिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। I request to each and every child, please attempt that particular group और जो भी भाग है उसको अटेम्प्ट करें जो आपको सबसे बेहतर तरीके से आता है। दूसरी चीज़, किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद आंसर कम से कम कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप अपना पॉइंट में दीजिएगा। इसका एक बेनिफिट है कि जब आप पॉइंट में देंगे तो जो एग्जामिनर है वो भी उसको पॉइंट वाइज ही चेक करेगा और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर दे देगा। आप अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं और आप उसको एज इट इज पैराग्राफ में बांटने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनर हो सकता है आपको 2 नंबर दे दे या 2.5 दे दे, क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। बट इफ यू प्रोवाइड योर आंसर इन अ पॉइंट वाइज, यू हैव द स्ट्रॉन्ग रीजन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर दैट की प्लीज रीड आउट एंड गिव मी द फुल मार्क्स 3 out of 3. दिस इज द फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज तो मैंने बताई आपको पॉइंट वाइज।
दूसरी बात, कई सारे बच्चे ऐसे आए हैं जो हम देखते हैं कि मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उन्होंने यहां से लिखना शुरू किया। ये 4 पॉइंट उन्होंने किए और 4 पॉइंट लिखने के बाद यहां पे खत्म किया और तुरंत ही क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर दिया। और यहां से मीन्स एग्जामिनर हैव नो स्पेस टू पुट द मार्क्स इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर चिल्ड्रन, यू आर सपोज टू जस्ट लीव सम स्पेस। आप कम से कम 2 क्वेश्चन के बीच में इतना स्पेस छोड़िएगा ताकि एग्जामिनर अपना रिमार्क, अपने मार्क्स या कुछ भी उसको लिख सके। और टोटलिंग करते समय भी इस तरीके की मिस्टेक नहीं होती है अगर आप स्पेस छोड़ते हैं। पता चला एग्जामिनर ने 2 नंबर आपको यहाँ दे दिए और इस क्वेश्चन पे भी 2 नंबर यहाँ दे दिए, छठा भी आपने यहीं से शुरू कर दिया और 2 नंबर यहाँ दे दिए, और जैसे ही टोटल किया ये वाला मिस हो गया और आपके 2 and 2 4 मार्क्स उन्होंने पुट कर दिए। तो ये इसमें ये होता है कि जो टोटलिंग की जो मिस्टेक है उससे बचा जा सकता है अगर आप इसको स्पेस छोड़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में मुख्य तौर पे जो मैप क्वेश्चंस आता है, कई बार मान के चलिए आपसे पूछा कि गुजरात में आपको कोई स्पेस टिक करना है और उस पर्टिकुलर एरिया की आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि जो भी मैप में क्वेश्चन पूछा गया है वो गुजरात में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको गुजरात में कहीं पर भी करेंगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी कंसीडर्ड और आपको जो मार्क्स है वो जरूर दिए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हर लेक्चर में आपको बताए जाएंगे, आपको कराए जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ता जाएगा हर चैप्टर के बारे में आपको इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि जो हमारे हॉट्स क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं आज आपके सामने। हॉट्स क्वेश्चन होते हैं जो होते तो आपकी बुक से ही हैं, लेकिन उनका जो लेवल होता है थोड़ा सा अलग होता है। और एज पर द सीबीएसई सर्कुलर, एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन, दैट हॉट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। हॉट क्वेश्चन आपके हर चैप्टर में, हर बुक्स में, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हॉट्स क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेट्स डिस्कस ऑल द हॉट्स क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज पावर शेयरिंग। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि डिस्क्राइब द 3 डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस। मैंने आपको क्या बताया था, देयर वर 2 सब ग्रुप, देयर आर 2 ग्रुप्स इन श्रीलंका, वन इज सिन्हाला एंड सेकेंड इज तमिल्स। और इसमें क्या था, ऑल द पावर हैव बीन गिविंग टू द सिन्हाला कम्युनिटी। व्हेन ऑल द पावर हैव बीन गिविंग टू द सिन्हाला कम्युनिटी, दैट तमिल फील डिसरिगार्ड एंड जस्ट फील, एक तरीके से उन्होंने अपनी इंसल्ट फील की। When all the rights and privileges have been given to the Sinhala community, that's why the Sri Lankan Tamils demand separate Tamilelam. अब उनकी क्या क्या डिमांड थी, बाद में उनके बीच में मध्य युद्ध हुआ and lots of people have lost their life from both the communities. Many people have to lead their life as a refugee and many people have to left the countries. ये डिस्कशन हमारा हुआ था। Now you come on the point, what the given in under the answer. Number 1, recognize Tamil as a official language, means they also demand कि हमारी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा रीजनल ऑटोनॉमी, जो रीजनल ऑटोनॉमी हमारी जो स्वायत्ता है वो हमें भी दी जानी चाहिए। मीन्स जो इंडिपेंडेंस थी श्रीलंका के अंदर, जो सिन्हालास को फील होती थी वो तमिल्स को नहीं थी। मोस्ट ऑफ द राइट हैव बीन गिविंग टू द सिन्हालास कम्युनिटी, दैट्स व्हाई दे डिमांडेड regional autonomy. Next one, equal opportunity in securing jobs and education. As I told you that ki most of the jobs in the college and universities preference have been giving to the Sinhalas, so they have demanded the same demand कि हमें भी jobs और education में privileges दिया जाना चाहिए। They formed several political organizations, but when the government tried to suppress their activities by force, this lead to the civil war. उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, लेकिन जब उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सरकार द्वारा, श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा सप्रेस करने की कोशिश की गई, उसको दबाने की कोशिश की गई, दिस कन्वर्ट इनटू अ सिविल वॉर।
और ये सिविल वॉर में तब्दील हो गया। बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको कोई 3 डिमांड बतानी है तमिल्स की, तो तीनों डिमांड्स आपके सामने हैं और ये तीनों डिमांड्स अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। तो ज्यादातर हमने इसमें सिन्हालाज के बारे में पढ़ा और यहां पर आप इसमें तमिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप अगर सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद एग्जांपल द वे इन विच पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये सीबीएसई 2010 में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन आई एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आई टोल्ड यू दैट द पावर कैन बी शेयर्ड इन 4 टर्म्स। नंबर 1, पावर कैन बी शेयर्ड इनटू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। दूसरा है हमारा पावर कैन बी शेयर्ड इनटू अ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब जो सरकार के अलग अलग स्तर हैं, सरकार के अलग अलग लेवल हैं, उसमें पावर को शेयर करना, जिसमें कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ द पावर कैन बी शेयर्ड इनटू द डिफरेंट सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये कैसे पॉसिबल होता है, सोशल और लिंग्विस्टिक ग्रुप किस तरीके से इसको दिया जाता है। देखिए होता क्या है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी कंट्रीज। इन ईच एंड एवरी कंट्रीज माय डियर चिल्ड्रन देयर आर सम सोशल group, those who are very weak in the terms of education, in the terms of administration, in the terms of economy। आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर कुछ वीकर सेक्शन होते हैं। इन इंडिया यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ SC, ST एंड OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। दीज आर द economically poor community in India, and when there is a economically poor community in India and when we just give some privileges these community, ये हमारे linguistic और different social group में count होते हैं। अब देखेगा in India the scheduled caste and scheduled tribe are given representation in the constituency, in the parliament and state assemblies. Their measures are meant to provide them space the government and administration, means there is a special provision have been given टू द SC एंड ST कम्युनिटी। मीन्स जो भी हमारी लोकसभा या स्टेट असेंबलीज की सीटें हैं वहां पर भी रिजर्वेशन के आधार पर कुछ सीटों पर SC और ST कम्युनिटीज के लोगों को टिकट दिए जाते हैं क्योंकि उनकी सीटों को आरक्षित रखा जाता है। बेल्जियम में भी कम्युनिटी गवर्नमेंट का गठन किया गया और उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पीपल के बीच में। मीन्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद एग्जांपल्स आपको बताना है कि पावर को डिफरेंट सोशल और लिंग्विस्टिक ग्रुप में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। मुख्य तौर पर किसी भी देश में जो भी ग्रुप सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए सरकार सम रिजर्वेशन पॉलिसीज लाती है, कुछ उनके लिए स्टेप्स उठाती है सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड इन द टर्म्स ऑफ सोशल और इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और सामाजिक आधार पर जब हम उनको उत्थान करते हैं तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बनता है। इसलिए लिंग्विस्टिक और सोशल ग्रुप के पावर को शेयर करने का मतलब है कि किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है विभिन्न सामाजिक और जो अन्य भाषाई ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ताकि उनको उन्नत किया जा सके, उनको प्रोग्रेस किया जा सके, उनका डेवलपमेंट किया जा सके। तीसरा आप क्वेश्चन देखें, द थर्ड क्वेश्चन हम ये कहता है कि एक्सप्लेन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर गिविंग एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। वी हैव डिस्कस इन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। अगर हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करें, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जब हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं बेटा, तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मीन्स वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में बेसिकली द पावर कैन बी शेयर इन 3 कैटेगरी। नंबर 1
सेंट्रल लेवल, नंबर 2 स्टेट लेवल, और नंबर 3 लोकल लेवल. When the power have been distributed from higher authority to local authority, this is known as vertical division of power. ये हमारा एक vertical division of power कहलाता है, जहाँ पर पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अब आपके सामने मैंने ये इसका रिप्रेजेंट किया, इस आंसर को रिप्रेजेंट किया. Now it's up to you that how can you convert all these 3 points in your answer. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फिगर के माध्यम से अपने एग्जाम्पल को, अपने आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सिर्फ यही अंतर है एक लेबोरियस बच्चे में और एक बहुत जो इंटेलिजेंट बच्चे में. आप लेबोरियस हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा. इफ यू अंडरस्टैंड दिस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, नाउ यू आर सपोज टू जस्ट राइट डाउन योर आंसर इन 3 पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है. शब्दों का चयन आपको करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, याद रट्टाफिकेशन नहीं करनी है. अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे. आपके आंसर में भी यही चीजें लिखी हुई हैं, मैं फिर से बता देता हूं. व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर, involve higher or lower government is called vertical division of power. In India, done by the general government entire country, which is the called union government or central government, and the government at the provincial or regional level, which is called the state government. The Indian Constitution has clearly laid down the provision of the distribution of power. This division of power further extend to level of the government at the lower level, state government such as municipality and panchayat. Means central level, state level और लोकल लेवल. सेंट्रल लेवल की बात करें, वो सरकार जो पूरे देश के लिए होती है. स्टेट लेवल की सरकार जो किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए होती है. और पावर को नीचे तक ले जाने के लिए जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी या हमारी जो पंचायत होती हैं, जब हम उनको पावर देते हैं तो वो हमारा लोकल लेवल कहलाता है. तो अगर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को लेकर भी क्वेश्चन आता है आपके इसमें, तो आप इस आंसर्स को लिख सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इट मींस वी आर talking about central level, state level and local level. This is the third question. Now you come on the next segment. आपका next segment है हमारा, इसको थोड़ा सा, हमारा जो segment है इसको हमने नाम दिया है multiple choice question. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. Because if your answer is correct, you will definitely get the marks. If your answer is wrong, you will not get the marks, because this is the MCQ question. ये MCQ question है. तो पहले क्या होता था, ये MCQ questions बहुत कम आते थे और वर्ड लिमिट के आधार पर 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में आपका अपना आंसर लिखना होता था. सॉरी, 30 वर्ड्स में. तो अगर आपने अपना आंसर एग्जैक्ट भी नहीं लिखा है और उससे मिलता जुलता लिखा है, तो सम टाइम द एग्जामिनर थिंक टू प्रोवाइड द मार्क्स. वो कहीं ना कहीं आपको सेंस के बेस पे मार्क्स देने की कोशिश करते थे. बट नाउ यहाँ पर कोई सेंस काम नहीं करेगी. यहाँ पर आपको अपना जो 6 सेंस है उसका इस्तेमाल करना है, अपने आंसर्स आपको करेक्ट करते हैं. सो लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोज हु केम लास्ट फ्यू ईयर्स इन द डिफरेंट क्वेश्चन पेपर इन डिफरेंट रीजन. अलग अलग रीजन में जो क्वेश्चन आए उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, और ये हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन. पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स. जब मैंने एक पॉइंट बताया था कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कम्युनिटीज. तो आपका आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में आप जल्दी से बताइएगा कि आपका आंसर क्या होगा. द फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, reduce possibility to conflict, to generate awareness among people, increase percentage of vote. तो इसमें आपका फर्स्ट वन रॉन्ग है, थर्ड वन रॉन्ग है, डी भी आपका रॉन्ग है. आप इसको देखिए टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो आपका बी है. Now you come on the next question. The next question is
विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूएंट द लार्जेस्ट शेयर इन द पॉपुलेशन, यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था। इसको तो आप चुटकी बजाते ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 4-5 लेक्चर में आपको बताया गया कि देयर आर 3 ग्रुप्स आर देयर इन श्रीलंका। नंबर 1 सिन्हालास, नंबर 2 तमिल्स एंड नंबर 3 क्रिश्चियंस। और जो सबसे बड़ा ग्रुप था, लार्जेस्ट ग्रुप, वो था आपका बेटा सिन्हालास। तो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ पावर क्या होती है बेटा? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होती है सेंटर, स्टेट, लोकल, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये डिस्कशन में आया है। अब आप फटाफट चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेगा। आई एम वॉचिंग दैट यू आर जस्ट सेंडिंग योर आंसर्स। या वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जब पावर को सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स में, और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे, एक बार नोट कर लीजिएगा फिर से। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर की बात करें, ये बेटा 2011 सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर बी इज करेक्ट, आपका आंसर बी करेक्ट जाता है। नाउ यू कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। को इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं है वो आपको देखना है, कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, इन बेल्जियम लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय शेयरिंग पावर। नंबर 2, इन श्रीलंका मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स डोमिनेंस ओवर अदर। ये तो ट्रू है, इसको तो मानते थे वो। इसमें पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है। इन श्रीलंका डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंशियल पॉपुलेटेड बाय तमिल्स हैज बीन ग्रांटेड। नहीं, उनको तो ग्रांट नहीं की गई। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, जो आपका सही है। नाउ यू कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है? सो इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 5 दैट पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। जो लैंग्वेज कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वो आंसर आपका, ये आंसर ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज। कम्युनिटी गवर्नमेंट से क्या मीनिंग निकलता है, ये इसके बारे में बताया गया है। पावर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री, पावर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज, द गवर्नमेंट एंजॉय प्रिविलेजेस, एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। नो, द क्वेश्चन इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाई द पावर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन आपका इसमें बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। मीन्स लोगों के उत्थान के लिए जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स जो बेसिकली उनके लैंग्वेज, उसके कल्चर और उनके एजुकेशन लेवल को अप कर सके, उससे रिलेटेड था। तो ये आपका आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आएंगे, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मीन्स। चेक एंड बैलेंस मीन्स आपको हमने बताया था, चेक एंड बैलेंस मीन्स पुट ए चेक ऑन द एक्सेस यूनाइट अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज ए horizontal distribution of power in which the power are divided into the legislature, executive and judiciary, and this is also known as check and balance। जो horizontal distribution of power होती है बेटा, उसको हम लोग check and balance भी कहते हैं। so your answer is C, answer is correct, right? now the next question is a belief that the majority community should be able to rule a country whichever it wants is। ये क्या होता है जहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी बिलीव करती है? तो 8 का आपका आंसर है, सॉरी, मेजोटेरियनिज्म। मैंने यही बताया था, द मेजोटेरियनिज्म मीन्स देयर इज ए बिलीव इन विच द मेजोरिटी कम्युनिटी ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन अ कंट्री एंड इग्नोर द नीड्स एंड डिसरिगार्ड द अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो दिस इज नोन एज
मेजोटेरिनिज्म, इसको मेजोटेरिनिज्म कहते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर शेयरिंग इज, क्वेश्चन नंबर 9, पावर शेयरिंग इज, देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 9, द पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, थोड़ा सा इसको वेट कीजिएगा। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, गलत है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, गलत है। ए टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर, गलत है। ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो मैंने आपको बताया था बेटा, द पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। तो आप यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर को देखिएगा, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 10, दैट a type of distribution of power whichever involve the higher and lower level of the government. Higher or lower level of the government means center, state and local. These are the 3 level of the government. ये 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा आंसर क्या बैठेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सही, सी आंसर इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स, ये थोड़ा सा डिस्कस करना है बेटा हमें, कोलिशन गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिशन? कोलिशन को हिंदी में कहते हैं मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकार कब होती है? फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिएगा कि इंडिया की किसी भी देश की पार्लियामेंट में 200 सीटें हैं, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मान के चलिए 130 सीटों की जरूरत है, बट एक पार्टी है ए, एक बी, एक सी। ए पार्टी को मिली हैं 90 सीटें, बी को मिली हैं 20 सीटें और सी को मिली हैं 20 सीटें, ठीक है। तो और एक पार्टी और है डी, इसको मिली हैं 10 सीटें फॉर एग्जाम्पल। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13 और एक 14, 140 सीटें मान के चलिए जीतने के लिए चाहिए, लेकिन यहां देखते हैं 140 सीटों में से कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा है। तो अगर क्या होता है कि ये चारों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के एक सरकार का गठन करती हैं, इसका मतलब होता है कोलिशन गवर्नमेंट। व्हेन द सिंगल पार्टी कैन नॉट कम इन फुल मेजोरिटी एंड व्हेन 2 और मोर पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दिस इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। जब कोई एक सिंगल पार्टी केंद्र के अंदर सरकार बनाने में असमर्थ होती है और जब 2 या 3 पार्टियां आपस में मिलकर के सरकार बनाती हैं, उस सिस्टम को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। सो इफ वी सी द आंसर दैट एन अलायंस formed by 2 or more parties, if no single party gets a majority in a election, अगर इलेक्शन में कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, उस परिस्थिति में यदि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड एथनिक मीन्स सोशल डिवीजन ऑफ द शेयर्ड कल्चर। ये बेटा इसका आंसर आपका ये ठीक रहेगा, क्वेश्चन नंबर बी, सोशल डिवीजन ऑन द बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रूडेंशियल रीजन। क्वेश्चन नंबर 13 emphasize arithmetic worth of the power sharing based on the careful calculation of the gains of the losses based on moral consideration. The right answer is C, that based on moral consideration. Based on moral consideration means यहाँ पे moral consideration के आधार पर ही ये हमारा prudential reason सक्सेस माना जाता है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर आपका आता है, ये बेटा फर्स्ट एंड सेकंड है, उसमें ये सी ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड। जो पिछला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है ये सी है, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट जस्टिफाइड द एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ श्रीलंका। अब आप देखिएगा, सिन्हालाज 80%, तमिल्स 20%, सिन्हालाज 60-40, सिन्हालाज 74-18। तो आपका राइट आंसर क्या है? मैंने शुरू से ही बताया है, 74% वर सिन्हालाज एंड 18% वाज तमिल।
सो आंसर सी इज करेक्ट। ये आपका आंसर सी करेक्ट है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द स्टेटमेंट ऑफ द एथनिक कंपोजिशन। Ethnic composition of Belgium is very complex because the diverse language speaking people, Dutch speaking, French speaking and German speaking. Consider the statement of the ethnic composition. French speaking community was the minority and more powerful. ये ठीक है। Dutch speaking community was in majority and less powerful. There are conflict between the French and Dutch. No. Yes. There is a Dutch और इसके बीच में conflict था। Consider the statement of ethnic composition. Ethnic composition का हमें करना है। The ethnic composition of Belgium is very complex, जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं बेटा। इसमें डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग। आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो उस एथनिक कंपोजिशन में कौन कौन से सब ग्रुप बेल्जियम में पाए जाते हैं। तो बेल्जियम में डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा, इसके चारों ऑप्शन देखिएगा बेटा और फटाफट चैट बॉक्स में अपना आंसर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, ए फेयर चांस शेयर ऑफ माइनॉरिटी, ऑल द अबव। ए फेयर चांस शेयर टू माइनॉरिटी, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज ए, डी, ऑल ऑफ अबव। दिस इज द right answer. Now you come on the next question. The majority of the population in Brussels, the capital city of Belgium, speak French language को बोलते थे। क्यों हम कह रहे हैं इस पॉइंट को? क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बेल्जियम में लगभग 80% थे और जो डच स्पीकिंग थे वो 59, फ्रेंच स्पीकिंग 40%, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में जो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो हमारे 80% से। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, द proportion of the Tamils in Sri Lanka in total population is about, Tamils कितने थे आप सब जानते हैं। this is very easy question, 18%. now you come on the next question, when did Sri Lanka gain independence? ये तो कई बार बताया मैंने, सबसे पहले यही बताया कि 1948 श्रीलंका emerged as an independent nation after the second world war. now you come very fast, जल्दी से आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, that a social division based on shared culture known as, a social division based on shared culture known as, जल्दी से बताइएगा, इसका चैट बॉक्स में डालिएगा बेटा, क्या इसका आंसर है? पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल, एथनिक और नन ऑफ अबव। आई थिंक एथनिक इज देयर, एथनिक इज द राइट आंसर। सो दिस इज द एथनिक, जो शेयर्ड कल्चर होती है वो हमारे एथनिक से संबंधित होती है। सो दीज वर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या What are the different form of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है बेटा कि what are the different form of power sharing? Different form of power sharing means power can be shared into the different organ of the government, legislature, executive, judiciary. Power can be shared into the different level of the government like central level, state level and local level, and power can be shared into the different social and political group. इसको हम पूरे के पूरे सिस्टम में जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है इसको चेक एंड बैलेंस भी हम लोग कहते हैं, ताकि ये इजीली हम इसको कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट इसी से रिलेटेड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट ऑर्गन हो गया, डिफरेंट लेवल हो गया, जिसमें डिफरेंट लेवल की बात करते हैं तो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है, जिसमें कि लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। ये सारा आंसर इसमें दिया हुआ है और हम इसको पूरे चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Our next question is,
ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आप देखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सॉरी, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, जो पहले का ही था, जो पावर शेयरिंग हम कर रहे थे, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का ये पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन। प्रूडेंशियल और मोरल रीजन बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें, इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, आप इसको देखिएगा और देखने के बाद जो भी इसको प्रॉब्लम है इसको रीड आउट कीजिएगा, एंड आफ्टर रीड आउट दिस इज द होमवर्क फॉर यू बेटा, एंड यू प्लीज सेंड योर क्वेरीज, अपनी जो क्वेरीज हैं आप उसको सेंड कीजिएगा। वी विल शॉर्ट आउट, आपकी जो क्वेरीज है उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, आप उसको रीड आउट कीजिएगा, और रीड आउट करने के बाद अगर इसमें कोई डाउट लगता है तो आप हमें इसमें बताइएगा। ये भी इसी का पार्ट है बेटा, या दिस इज द सेम बेटा। बेसिकली अगर देखा जाए चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी, अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फोकस करना है, ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट है। आपको मैं फिर से एक रिकैप्चुलेशन कर रहा हूं, चैप्टर में जाने से पहले आपको जो सबसे ज्यादा तैयारी करनी है, नंबर 1, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, श्रीलंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 नंबर का, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका, या व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी की सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें कि मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और ये सेंट्रल, स्टेट और लोकल, और तीसरा होता है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर आप देखिएगा, और पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, एंड व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, एंड लास्ट क्वेश्चन दैट कि व्हाट वाज द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल क्या था, मीन्स बेल्जियम मॉडल से मतलब है उनका कि व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल थे उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। आप इसको पढ़ेंगे, कोई भी क्वेरीज है आप हमें मेल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, वी आर रेडी टू सॉर्ट आउट योर क्वेरीज। Your first chapter, that is power sharing, is completed. Thanks. So, best of luck for your examination. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं आगे के जो सफ़र है हमारा किस तरीके से चलता है। Till then, तब तक के लिए goodbye. I request again, if you have any queries related to any question, any topic, you are free to send your queries anytime without any doubt. Thank you very much, beta. Okay, God bless you all.